नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग इस बार 7 से 10 स्टूडेंट प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। अब वह मुख्य परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल लग चुके हैं। और भी जो स्टूडेंट अगर उनका समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय है या जीएस में कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वह बिल्कुल ले सकते हैं। यदि उनका प्रीलिम्स एग्जाम निकल रहा है या उनका समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय है तो आपके पास हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, राजन, लकी, सिद्धार्थ, जितेंद्र, ये सब विद्यार्थी जो है वह प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप लोग भी इस बार जो 2023 का प्रीलिम्स पेपर होगा यूपीएससी का, आप लोग भी क्रैक करेंगे। डोंट वरी, कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी है। आप कॉल घुमाइए, आपको सारी समस्या का समाधान मिलेगा। आपको दोस्तों ये बता दें कि जो आपका समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का बैच है वह प्रारंभ है। जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले लीजिए। फीस 16,999 है। 25 जून के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको 3,000 रुपए का ऑफ मिलेगा। तो देर न करिए, जल्दी जुड़िए ताकि हम समय से सारे सिलेबस को खत्म करके हम अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में रहें। और दोस्तों, प्ले स्टोर से आप लोग क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैकेडमी ऐप का लिंक मिलेगा, आप वहां से भी डायरेक्ट टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर न करिए, डाउनलोड कर लीजिए और एडमिशन भी ले लीजिए। दोस्तों, आप सभी को मैं समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में क्या क्या पढ़ा दिया हूं, पहले आपको एक प्रकाश बिंदु इस पर डाल दिया जाए ताकि आप लोग बेहतर तरीके से सभी क्लासेस को देख सकें। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सारे क्लासेस आपको क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगे। हमने समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का बैच स्टार्ट किया। हम अपने फर्स्ट क्लासेस में आपको यह बताया कि समाजशास्त्र की तैयारी का विज्ञान कैसे विकसित करें, आप कैसे इस विषय को तैयार करें ताकि हम 500 में लगभग 280 और 300 नंबर पा लें। ये और दूसरे साथ ही साथ हम जीएस में इसका एक जो योगदान है उसको भी निकाल सके। हमने यह अपने फर्स्ट क्लासेस में आपको बता दिया हूं। हम अपने सेकंड क्लासेस में आपको जो समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम पर वृहद रूप से चर्चा किया। कुल 10 यूनिट है, एक एक यूनिट पर प्रकाश डाला कि आखिरकार हर यूनिट का उद्देश्य क्या है, हर यूनिट में आपकी तैयारी का दिशा क्या हो, इन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा कर चुका हूं। थर्ड क्लासेस में हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया, समाजशास्त्र की विद्या शाखा, और मैंने उस क्लास में आपको टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन को भी दे दिया हूं ताकि आपको क्लासेस देखने के बाद क्वेश्चन हल करने में आसानी हो। हमने फिर फोर्थ से लेकर कुल 4 क्लासेस, 4, 5, 6, 7, फोर्थ से लेकर 7th क्लासेस तक हमने सोसाइटी पर चर्चा किया। क्योंकि दोस्तों, समाजशास्त्र जो है यह मानव समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। यह अंतः संबंध कई आधार पर होते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने समाज को पहले बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश में लेकर आया ताकि आप समाज से परिचय हो सके। क्योंकि पूरे समाजशास्त्र विषय को पढ़ने के दौरान समाज कई विभिन्न रूपों में आपसे उसका परिचय होगा। इस कारण समाज के टॉपिक को समझना अत्यंत आवश्यक था। देखिए दोस्तों, समाज के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, लोगों का समूह और दोस्तों एक क्षेत्र से विशेष से संबंधित। लेकिन दोस्तों यहां पर यह भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम एक क्षेत्र विशेष से संबंधित और लोगों के समूह को अकेले समाज नहीं कहेंगे, इनमें अंतः संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। हमने इस पर वृहद रूप से चर्चा कर चुका हूं। फिर हमने यह भी बताया
कि मानव समाज अर्थात कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। मनुष्य इसी समाज में जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है एवं नए सदस्यों का आगमन भी होता है। मैंने इस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाल चुका हूं। फिर हमने आपको 8वें क्लास में यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र के आविर्भाव पर वृहद रूप से चर्चा किया। यूरोप में आधुनिकता अर्थात कि कहीं न कहीं यूरोप का समाज एक धार्मिक समाज था। जब हम 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी का यूरोप देखेंगे तो धर्म से बिल्कुल घिरा हुआ समाज था। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर धर्म का वृहद रूप से प्रभाव था। इसको चुनौती दे पाना कठिन कार्य था। लेकिन यूरोप में 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना पुनर्जागरण, जिसको हम वैज्ञानिक और वाणिज्यिक क्रांति से जोड़कर भी देखते हैं, और फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इन्होंने इन 3 घटनाओं ने समाजशास्त्र के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया और इन्हीं 3 घटनाओं ने यूरोप में आधुनिकता को भी सृजन किया। इसी कारण हमने 9वां टॉपिक यूरोप में आधुनिकता का यूरोप के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर लिया। हमने 10th क्लासेस में दोस्तों, हमने 10वें क्लासेस में बौद्धिक अर्थात कि समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक चिंतकों का क्या योगदान था। बौद्धिक चिंतक में हमने बहुत डिटेल में आपसे चर्चा किया, जिसमें आपके कोपरनिकस और आपके विलियम हार्वे, डार्विन का सिद्धांत, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सभी की थ्योरी को आपके सामने रखा कि इनके जो सिद्धांत थे वह यूरोप के समाज में क्या योगदान किए। फिर हमने 11, 12, 13, 14 इन क्लासेस में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, लेकिन इसके पहले 11वें क्लासेस में हमने आपको समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध में एक अंतर बताया, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में है। समाजशास्त्र और सामान्य बोध में क्या अंतर है, हमने डिटेल में इसकी चर्चा की। 12वें, 13वें, 14वें, 15वें इन क्लासेस में हमने आपको समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों के साथ इसका संबंध क्या है, जैसे समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से तो एक क्लास मैंने इस पे लिया, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से एक क्लास इस पे लिया, समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है एक क्लास इस पे लिया, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है इस पर क्लास लिया। आज का जो क्लासेस है वह है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। आज का 16वां क्लासेस, जिसमें हम आपको चर्चा करेंगे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। आइए इस पर हम एक प्रकाश बिंदु डालते हैं और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, प्रारंभिक जो समाजशास्त्री थे, कौन? प्रारंभिक, वे प्रारंभिक समाजशास्त्री, जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, आपको पढ़ाया जाएगा समाज शास्त्री, ठीक है। वे प्रारंभिक समाजशास्त्री, जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे वो प्रत्यक्षवादी कहलाए। क्या कहलाए? प्रत्यक्षवादी, ठीक है। ये कौन से समाजशास्त्री थे? तो प्रत्यक्षवादी। तो वे प्रारंभिक समाजशास्त्री जो प्रत्यक्षवादी कहलाए, वो क्या चाहते थे? वो समाज शास्त्र को, किसको? समाज शास्त्र को, किसको? समाज शास्त्र को किससे? दर्शन शास्त्र से एवं मनोविज्ञान से पूर्णतः एक भिन्न विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। जो प्रारंभिक समाजशास्त्री जो क्या कहलाए? प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी मतलब कि जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, वो समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड यूनिट पर इस पर वृहद रूप से चर्चा होगा। मैं फैन चालू कर देता हूं, थोड़ा धीमे रहेगा, आपको आवाज में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो वे प्रारंभिक समाजशास्त्री जो क्या कहलाए? प्रत्यक्षवादी कहलाए। वो समाज शास्त्र को किससे अलग करना चाहते थे? वो समाज शास्त्र को किससे भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे? तो दर्शन शास्त्र से एवं मनोविज्ञान से। ये इन दोनों से भिन्न रूप से विकसित करना चाहते थे। प्रत्यक्षवादी कौन है?
तो जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं वो प्रत्यक्षवादी कहलाते हैं, और जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते वो गैर प्रत्यक्षवादी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको यूनिट सेकंड में इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। इन लोगों का मानना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र एक विज्ञान है। किन लोगों का मानना था? तो प्रत्यक्षवादियों का। इनका मानना था कि समाजशास्त्र क्या है? तो एक विज्ञान है, और इसके माध्यम से, जिसके माध्यम से उन नियमों को प्राप्त किया जा सकता है, उन नियमों को प्राप्त किया जा सकता है, जो मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, जो मनुष्य के व्यवहारों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, समझते हैं। एक एक चीजों को समझकर कार्य करना है। ठीक है, तो वे प्रारंभिक समाजशास्त्री जो क्या कहलाए? प्रत्यक्षवादी। वो समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र से एवं मनोविज्ञान से भिन्न रूप में, भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। ठीक है, ये जो आपके प्रत्यक्षवादी थे, ये समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, अर्थात कि इन लोगों का मानना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और इस समाजशास्त्र रूपी विज्ञान के माध्यम से हम उन नियमों को जन्म देंगे जो मनुष्य के व्यवहार को कंट्रोल करे, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जैसे गांधी जी ने कहा भी कि मनुष्य को एक बार स्वतंत्र कर दीजिए, फिर देखिए उसका मानवीय रूप वह क्या कर सकता है। तो दोस्तों, यह चीज इन्होंने कहा। हमको कितना जानना है? वे प्रारंभिक समाजशास्त्री जो कि प्रत्यक्षवादी कहलाए, वो समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र से एवं मनोविज्ञान से भिन्न रूप में विकसित करना चाहते थे। इन लोगों का मानना था, अर्थात कि प्रत्यक्षवादी को मानना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और इस समाजशास्त्र रूपी विज्ञान के माध्यम से हम उन नियमों को जन्म देंगे जो मनुष्य के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। चूंकि दर्शन शास्त्र में कोई साइंस नहीं होता है, दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान नहीं होता है कि दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान होता है, तो दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान नहीं होता है। इसे हम समाज शास्त्र से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। हम इसे समाज शास्त्र से जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। अगर दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान होता तो हम समाज शास्त्र से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान नहीं निहित होता है, इस कारण हम इसको समाज शास्त्र से जोड़कर देखा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य की क्रियाओं में मानसिक कारकों की भूमिका, किसकी भूमिका? मानसिक कारकों की भूमिका, अर्थात यहां पर इस शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात आंतरिक गुणों के प्रभाव पर जोर दिया जाता है। आंतरिक गुणों के प्रभाव पर जोर दिया जाता है, तब
तब मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित तब मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नियमों को प्राप्त करना क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है। हम तब प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। राइट दोस्तों, तो यहां पर हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा कि वे प्रारंभिक समाजशास्त्री जो क्या कहलाए? प्रत्यक्षवादी कहलाए। इन्होंने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र से एवं मनोविज्ञान से भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। इन प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और समाजशास्त्र रूपी विज्ञान के माध्यम से हम उन नियमों को प्राप्त कर सकते हैं जो मनुष्य के व्यवहारों को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मनुष्य को अगर हम ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ देंगे, हम उनको नियम और कानूनों से बांधेंगे नहीं, तो मनुष्य अराजक हो सकता है। इसलिए मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए हम समाजशास्त्र रूपी विज्ञान का सहारा लेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से हम उन नियमों को जन्म दे सकते हैं जिससे मनुष्य के व्यवहार कंट्रोल हो। अब दोस्तों यहां पर मैंने बताया कि चूंकि दर्शन शास्त्र में कोई भी विज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम इसको समाजशास्त्र से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। और ठीक इसी प्रकार जैसे दर्शन शास्त्र को हमने बताया, ठीक इसी प्रकार यदि मनुष्य की क्रियाओं में जो मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, आप अपने दिनचर्या में कई क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं कई प्रकार के हो सकते हैं। यदि मनुष्य की क्रियाओं में मानसिक कारकों की भूमिका अर्थात आंतरिक जो मनुष्य की आंतरिक गुण है उसके प्रभाव पर अगर हम ज़्यादा जोर देंगे, तब मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्राप्त करना असंभव हो जाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का आंतरिक गुण अलग अलग होता है, हम उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे। इस कारण हम मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो यह असंभव हो जाता है। समाजशास्त्र जो है दोस्तों, वह समाजशास्त्र मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। किसका स्टडी करता है? तो मानव व्यवहारों का समाजशास्त्र क्या करता है? अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक कारकों सामाजिक कारकों जैसे कि मानदंड एवं मूल्य, मानदंड एवं मूल्यों से प्रभावित होते हैं। राइट दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन कर रहा है? मानव व्यवहार का स्टडी करता है, जो कि सामाजिक कारकों जैसे कि मानदंडों एवं मूल्यों से प्रभावित होता है। कौन मानदंडों एवं मूल्यों से प्रभावित होता है? यह जो मानव व्यवहार है, ये जो समाजशास्त्र जिन मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, यह कई सामाजिक कारक, उनमें से मानदंड एवं मूल्य, इनसे क्या होता है? प्रभावित होता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो मनोविज्ञान क्या करता है? दूसरी ओर मनोविज्ञान, यह जो मनोविज्ञान है,
यह भी मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान भी किसका अध्ययन करता है? मनुष्य के व्यवहारों का क्या करता है? अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मनुष्य के व्यवहारों का। कौन करता है? मनोविज्ञान। अभी हमने देखा कि समाजशास्त्र भी मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक कारकों जैसे कि मानदंड एवं मूल्यों से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर मनोविज्ञान भी मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, जो कि मनुष्य के आंतरिक गुणों या चरित्र पर आधारित होता है। जो कि मनुष्य के आंतरिक गुणों या हम कहें चरित्र पर क्या रहता है? आधारित रहता है। समझिए, मनोविज्ञान क्या करेगा? मनोविज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में जाकर अध्ययन करेगा। वह हमारे इंटरनल जो आंतरिक गुण होते हैं उनका या चरित्र पर अध्ययन करेगा। समाजशास्त्र क्या था? हमने बताया कि समाजशास्त्र भी मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक कारकों जैसे कि मानदंड एवं मूल्यों से प्रभावित होता है। वही मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, जो कि मनुष्य के आंतरिक गुणों या चरित्र पर आधारित होता है। यदि मानसिक कारकों को ज्यादा हम महत्व दें, मानसिक कारकों को क्या करें? यदि हम मानसिक कारकों को महत्व ज्यादा दें, अगर हम मानसिक कारकों को महत्व ज्यादा देंगे, तब ऐसे में क्या होगा? सामाजिक कारकों का महत्व घट जाएगा, बिल्कुल स्वतः घट जाएगा। तो सामाजिक कारकों का महत्व घट जाएगा। यह तब होगा जब हम मानसिक कारकों को ज्यादा महत्व देंगे। जब हम मानसिक कारकों को ज्यादा महत्व देंगे तब ऐसे में सामाजिक कारकों का महत्व घट जाएगा। तो दोस्तों यही कारण है कि समाजशास्त्र क्या किया? समाजशास्त्र ने अपने आप को मनोविज्ञान से भिन्न एक विषय के रूप में स्थापित करने का निरंतर लगातार प्रयास किया। सभी को समझ में आया? एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि कड़ी बिल्कुल जुड़ जाए। हमने स्टार्ट किया आपको समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध। हमने इस संबंध में आपको बताया कि वे प्रारंभिक समाजशास्त्री जो प्रत्यक्षवादी कहलाए, उन्होंने समाजशास्त्र को दर्शनशास्त्र से एवं मनोविज्ञान से भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। इन प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और हम इस समाजशास्त्र रूपी विज्ञान के माध्यम से उन नियमों को प्राप्त कर सकते हैं जो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। चूंकि दर्शन शास्त्र में विज्ञान नहीं होता है, इस कारण समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र से कोई भी संबंध नहीं, इसे हम इससे जोड़कर नहीं देख सकते। इसी प्रकार दोस्तों, यदि मनुष्य की जो क्रियाएं होती हैं, हम अपने दिनचर्या में कई क्रियाएं करते हैं, इन क्रियाओं में यदि मानसिक कारकों की भूमिका
अर्थात कि आंतरिक गुणों के प्रभाव पर जोर दिया जाता है, तब मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्राप्त करना असंभव हो जाता है, क्योंकि यह जो है स्टडी बहुत लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और हम उन नियमों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो कि मनुष्य की क्रियाओं को कंट्रोल कर सके। अतः दोस्तों फिर मैंने बताया कि समाज शास्त्र जो है वह मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक कारकों जैसे कि मानदंड एवं मूल्यों से प्रभावित होता है। मनोविज्ञान भी मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, लेकिन मनोविज्ञान में मनुष्य के आंतरिक गुणों या चरित्र पर आधारित होता है। यदि दोस्तों मानसिक कारकों को हम ज्यादा महत्व देंगे, ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देंगे, तो सामाजिक कारकों का महत्व स्वतः घट जाता है। यही कारण था कि समाजशास्त्र को अपने आप को मनोविज्ञान से भिन्न एक विषय के रूप में स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया। सभी को समझ में आया? यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी समस्या? चल, दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी थे। दुर्खिम जो कि क्या थे? प्रत्यक्षवादी थे। बाकी समझ गए होंगे, जो प्रत्यक्षवादी होते वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते। दुर्खिम प्रत्यक्षवादी थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो कि आगे आपको पढ़ाएंगे, आत्महत्या का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को दुर्खिम ने समझाने का प्रयास किया और इन्होंने इसके पीछे सामाजिक कारक, मतलब कि दुर्खिम जो थे आत्महत्या का सिद्धांत जब दिया तो उन्होंने बताया इसके पीछे मात्र सामाजिक कारक ही होते हैं। सामाजिक कारक ही होते हैं, अर्थात कि सामाजिक कारक जो होते हैं वह आत्महत्या के लिए विवश करता है। यह दुर्खिम का कहना है। आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना जानते हैं। दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी थे। इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया और इसको समझाने का प्रयास किया और बताया कि इसके पीछे मात्र सामाजिक कारक ही होते हैं। परंतु उन्हें भी, दुर्खिम को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि मानसिक कारकों की भी भूमिका होती है। मानसिक कारकों की भी क्या होती है? भूमिका होती है आत्महत्या के पीछे। तो इससे यह पता चला कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध है। अभी तक हमने जाना कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में असमानताएं हैं, दोनों भिन्न हैं, लेकिन यहां से स्पष्ट हुआ कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में एक संबंध भी है। जैसे दुर्खिम एक अच्छे और बहुत ही बड़े लेवल के समाजशास्त्री हैं और यूपीएससी में लगातार इनसे 1 या 2 प्रश्न पूछता है वैकल्पिक विषय में। तो दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी थे। समाजशास्त्र को ये भी एक विज्ञान मानते हैं। इन्होंने एक आत्महत्या का सिद्धांत दिया और इसमें समझाने का प्रयास किया कि इसके पीछे मात्र सामाजिक कारक ही होते हैं आत्महत्या के पीछे। लेकिन बाद में इन्होंने स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, मानसिक कारकों की भी भूमिका होती है। परंतु दोस्तों बाद में जो समाजशास्त्री आए, इनके बाद जो भी समाजशास्त्री आए, बाद में जो समाजशास्त्री आए, जैसे अगर हम कहें तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी,
अंतः क्रियावादी। आगे इन टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये अंतः क्रियावादी मतलब कि ऐसा विचार जो मानव समाज के बीच जो अंतः क्रिया होती है उसको प्रतीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आगे हम बताएंगे। तो बाद में जो समाजशास्त्री आए जैसे कि प्रतीकात्मक अंतः क्रियावादी एवं वे जो कि किस पर बल देते थे, विवेचनात्मक समझ पर बल देते थे। विवेचनात्मक समझ पर क्या देते थे, बल देते थे। इन लोगों के अनुसार अर्थात कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी और ये जो विवेचनात्मक समझ पर बल देते थे, इनके अनुसार क्या इन्होंने कहा, अनुसार सामाजिक एवं मानसिक कारकों का अध्ययन, ये जो सामाजिक और मानसिक कारक हैं इनका स्टडी जो है, इनका अध्ययन जो है साथ होना चाहिए, साथ होना चाहिए। इन दोनों का अध्ययन साथ होना चाहिए। तो इससे यह पता चला कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध भी है। इस लाइन से यह स्पष्ट हुआ। पद्धति के आधार पर भी अगर हम देखें, पद्धति के आधार पर, तो पद्धति के आधार पर भी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में समानताएं हैं और मनोविज्ञान में क्या है, समानता है। क्योंकि दोस्तों दोनों ही विषय में अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली जैसे पद्धति का क्या होता है, प्रयोग होता है दोनों ही विषय में। बताइए सभी को समझ में आया? यहीं पर टॉपिक समाप्त हुआ। अर्थात कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही एक भिन्न विषय हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में समानताएं भी उपस्थित है। अर्थात कि दोनों ही विषय घनिष्ठ संबंध भी मौजूद है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए। किसी को भी कोई भी समस्या हो तो वह प्रश्न बिल्कुल कर सकता है। हमने आज समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध स्टार्ट किया, जिसमें बताया वे प्रारंभिक समाजशास्त्री जो कि प्रत्यक्षवादी कहलाए, इन्होंने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान से भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। इनका यह मानना था, अर्थात कि प्रत्यक्षवादियों का, कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इस समाजशास्त्र रूपी विज्ञान के माध्यम से हम उन नियमों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। चूंकि दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान अर्थात कि साइंस नहीं होता है, इसलिए समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र से जोड़कर देखना गलत है। इसी प्रकार यदि मनुष्य की क्रियाओं में जो मानव अपने दिनचर्या में कई क्रियाएं करते हैं, उनमें मानसिक कारकों की भूमिका अर्थात कि आंतरिक गुणों के प्रभाव पर जोर देंगे, तब हम मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्राप्त करना असंभव हो जाता है। अतः समाजशास्त्र जो है वह मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक कारकों जैसे कि मानदंड एवं मूल्यों से यह प्रभावित होता है। दूसरी ओर मनोविज्ञान भी मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, जो कि मनुष्य के आंतरिक गुणों या चरित्रों पर आधारित होता है। समाजशास्त्र सामाजिक कारकों जैसे कि मानदंड एवं मूल्यों, जबकि मनोविज्ञान
मनुष्य के आंतरिक गुणों एवं चरित्रों पर आधारित होता है। यदि दोस्तों मानसिक कारकों को महत्व ज़्यादा हो जाएगा तो सामाजिक कारकों का महत्व स्वतः ही घट जाएगा। इसी कारण समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे, स्थापित करने का प्रयास करना चाहते थे। परंतु दोस्तों भिन्नता के बावजूद भी इन दोनों में घनिष्ठ संबंधता भी है। जैसे दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी है, अर्थात कि यह भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते। इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया और समझाने का प्रयास किया कि इसके पीछे मात्र सामाजिक कारक ही होते हैं, परंतु बाद में इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, मानसिक कारकों की भी भूमिका होती है। दोस्तों बाद में जो समाजशास्त्री हैं, जैसे बाद में आपके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, जो समाज की अंतःक्रिया को प्रतीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, और वे जो कि विवेचनात्मक समझ पर बल देते थे, वो समाजशास्त्री। इन लोगों के अनुसार सामाजिक एवं मानसिक कारकों का अध्ययन दोनों ही को साथ साथ होना चाहिए, इनका यह कहना था। और दोस्तों इससे भी पता चला कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में एक घनिष्ठ संबंध है। पद्धति के आधार पर भी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठता पाई जाती है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में पद्धति के आधार पर भी समानताएं पाई जाती है। अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली जैसे पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र में और मनोविज्ञान दोनों में प्रयोग होता है। अतः दोस्तों समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में भिन्नता के बावजूद भी इनमें एक घनिष्ठ संबंध भी मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों टॉपिक जो है आपका समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का एंड होता है। अब दोस्तों आप सभी लोग क्या वर्क करेंगे, अब आप लोग सिंपल तरीके से जो मैंने तीसरा क्लासेस लिया है, थर्ड क्लासेस, जिसमें मैंने, आप जाइए चैनल पर आपको मिल जाएगा थर्ड क्लासेस। इस थर्ड क्लासेस में एक टॉपिक है, मैं उसमें लिखा भी है समाजशास्त्र विद्या शाखा। ठीक है, आप जाइए समाजशास्त्र विद्या शाखा में। हमने जैसे आपके समाजशास्त्र विद्या शाखा में का टॉपिक में लिखा है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। अब इसमें 2007 से लेकर 2021 तक के सभी प्रश्न यहीं पर रख दिए हैं। ख में दिया गया है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध। तो यहाँ पर भी मैंने आपको क्वेश्चन 2007 से 21 तक दे रखा है। फिर ग में लिखा है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, और यहाँ पर भी मैंने जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं रखा हूँ। टॉपिक मैंने पूरा यूनिट फर्स्ट का आपको पढ़ा चुका हूँ। दो क्लासेस और बचे हैं। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मैं डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसके बाद उसी का क्लासेस होगा। लेकिन यूनिट फर्स्ट में आपके जितने प्रश्न पूछे हैं उसके करने की स्थिति में आप हैं। आपको पीडीएफ चाहिए, जिन लोगों के पास नहीं है तो उस क्लासेस का पीडीएफ मैं, ये जो थर्ड क्लासेस का है पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 91 98 120 630 पर या 8004020005 पर आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा। अब आप सभी प्रश्नों को एक तरफ सारे प्रश्नों को हल कर दीजिए। हम अब इसी पर आपका क्लासेस लेंगे। एक मैं पूरे प्रश्नों को सरल तरीके से समझा दूंगा कि क्या क्या लिखना है और कैसे उत्तर लेखन करें, लेकिन तब तक आप कुछ प्रयास जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, मेरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, मैं जो बताता हूँ रणनीति, वो बहुत लाभदायक होते हैं। यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल सफल होंगे।
एक बार मेरे बातों को मानकर कुछ इस अंदाज में वर्क करना सीखिए। नो टेंशन होगी, पहली चीज तो आप टेंशन मुक्त होंगे। दूसरी चीज, सिलेबस खत्म होगी तो आपके अंदर उत्साह और आपके अंदर गोल को अचीव करने की एक तीव्र इच्छा जागृत होगी, राइट। थर्ड चीज, आपकी हैप्पीनेस जो है वो ग्रोथ करेगी। चौथी चीज, आपको आपके अंदर एक अलग एनर्जी का निर्माण होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस का लेवल ग्रोथ होगा। तो आप इतना करने का प्रयास शुरू करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर आपका यह क्लासेस समाप्त होता है। जिन लोगों को समाजशास्त्र में एडमिशन लेना है तो 25 जून के अंदर आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन ओपन है, 16,999 फीस है, लेकिन आप 25 जून के अंदर लेते हैं तो 3,000 ऑफ होगा। कोई भी इंक्वायरी हो या फ्री काउंसलिंग कराना हो तो इस नंबर पर कॉल करिए, आपको सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।